चलिए सभी को नमस्कार। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। ये जो वीडियो होने वाला है ये आपके क्लास 12 का पोएट्री का पार्ट है। पोएट्री में जैसा कि आप जानते हो कि चैप्टर 10 तक दिया हुआ है, ठीक है ना। 10 चैप्टर आपके क्लास 12 में 10 चैप्टर पोएट्री का दिया हुआ है और इसमें मैं आपको कराने वाला हूं चैप्टर 1 to 5 लगातार 5 चैप्टर मात्र और मात्र एक वीडियो में। अब ये वीडियो चाहे आधे घंटे का बने, 1 घंटे का बने या 2 घंटे का बने या थोड़ा उससे ज्यादा बने, बट जब तक 5 चैप्टर कंप्लीट नहीं करेंगे इस वीडियो को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त साथी इस वीडियो को देखने आए हो तो मात्र एक वीडियो से समझिए कि आपका 20 से 25 नंबर तो क्लियर ही हो जाएगा। और वैसे स्टूडेंट जो इस बार एग्जाम देने वाले भाई उनके लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन समझाने वाला हूं। और इससे क्या होगा ना कि क्वेश्चन आंसर आपका क्या बोला जाता है, लाइन एक्सप्लेनेशन जो है, आपका एक एक वर्ड जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, सब कुछ क्लियर होने वाला है भाई। अब ये कहिएगा सर ऑब्जेक्टिव तो 40 नंबर का ही आता है बुक से, उसमें भी प्रोज है। अरे भैया केवल 40 नंबर का थोड़े ना आपका ये ऑब्जेक्टिव ना आता है, सब्जेक्टिव भी तो है 10 नंबर का क्वेश्चन आंसर, 8 नंबर का आपका लाइन एक्सप्लेनेशन, जिसमें 4 आपका पोएट्री है। और आप जानते हो कि पोएट्री के शुरू के 5 चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है। तो मैं ज्यादा बोलने का प्रयास नहीं करूंगा, बस सीधा मैं चलता हूं कहां पर, चैप्टर पर। पहला चैप्टर आप लोग का है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है ना, जिसको जॉन डन ने लिखा है। दोस्त आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं जॉन डन के बारे में। इसमें ये बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, स्वीटेस्ट लव ये मतलब ये अपने बिलव्ड को, अपने वाइफ को, जो भी कहिए अपने प्रेमिका को कह रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव, प्रिय प्रेमिका, प्रिय प्रियतम, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं जाता हूं, ठीक है, क्योंकि ये पहली बार यात्रा के लिए, जर्नी के लिए जा रहे हैं। और आपको तो मालूम है कि जब पहली बार 2 प्रेमी बिछड़ते हैं तो आपस में जैसे ही 2 प्रेमी बिछड़ रहे हैं तो उनकी जो प्रेमिका है, ठीक है ना, एने मॉर उनका नाम है, तो उनको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। तो उनको कन्विंस करने के लिए क्या क्या चीजें इस चैप्टर में हुआ है आइए हम लोग समझते हैं। तो जॉन डन जो इंग्लैंड के पोएट हैं, ठीक है ना, देखिएगा इनके बारे में। जॉन डन 1572 टू 1631, यानी जॉन डन का जन्म 1572 में, 1631 में मृत्यु। द पायोनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। आपसे पूछ देगा हु इज कॉल्ड द मेटाफिजिकल पोएट। तो मेटाफिजिकल किसको बोला जाता है, तो मेटाफिजिकल बोला जाता है अध्यात्मिक को। पूछ देगा हु इज कॉल्ड द मेटाफिजिकल पोएट, तो आपका आंसर होना चाहिए जॉन डन। क्या होना चाहिए, जॉन डन, ठीक है ना। वॉज बॉर्न इन लंदन, इनका जन्म कहां हुआ था, लंदन में। इन अच्छा इसका मतलब सर आप इसको देखो, हर वर्ड को आपको समझना जरूरी होता है, मैं जानता हूं, लेकिन इंट्रोडक्शन से मैं उन सभी वर्ड को टिक करूंगा जो आपके एग्जाम में आता है। लिरिकल, सैटिरिकल, काव्यात्मक आप जानते होंगे, व्यंग्यात्मक, काव्यात्मक। प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक। मतलब इनका जन्म कहां हुआ था, एक अमीर घर के यहां, रोमन कैथोलिक फैमिली में, लेकिन उस समय इनके मतलब खिलाफ था पूरा इंग्लैंड। अब क्यों खिलाफ था, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि इनका जो मतलब रिलीजन होगा वो थोड़ा अलग होगा, तो हो सकता है। डन वाज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। मतलब जॉन डन को इनके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया था। किसके वजह से दोस्त, तो इनके रिलीजन की वजह से, धर्म की वजह से, ठीक है। तो यहां से आपका क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग देख लेना, आप लोगों से पूछेगा इनका जन्म, इनका मृत्यु, मेटाफिजिकल मैं बताते जा रहा हूं, ठीक है ना। ऑक्सफोर्ड किस यूनिवर्सिटी से, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। ही स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी, इन्होंने लॉ का भी पढ़ाई किया, थियोलॉजी का भी पढ़ाई किया। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेडिशन एंड बिकेम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबल। इन्होंने क्या किया भाई, 2 बार नेवल एक्सपेडिशन, नाविक यात्रा में भाग लिया, और एक बहुत ही बड़े, ठीक है, एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति के यहां
सेक्रेटरी का काम करने लगे। लेकिन हुआ कुछ और कि उन्हीं के भतीजी से, जिनके यहाँ ये रहते थे, उसी की भतीजी से इनको प्रेम हो गया। और भाई प्रेम तो दोनों तरफ से ना हुआ होगा, लेकिन इनको जेल जाना पड़ा। जेल इसलिए जाना पड़ा क्योंकि पावरफुल वो आदमी था। हालांकि गलती सिर्फ इनका नहीं था, उनकी भतीजी प्रेम की होगी, ये भी प्रेम की होगी, तो इसमें इनका क्या गलती है भाई? दोनों प्रेम है, हो जाता है, ठीक है। देखिए, लेकिन यही चीजें बताया गया है, यही चीजें आपको लिखा गया है। ए जॉब ही लॉस्ट, मतलब इन्होंने जॉब भी खो दिया और कुछ समय के लिए प्रिजन यानी जेल में भी जाना पड़ा, क्योंकि पैट्रॉन्स नीस, पैट्रॉन्स का मतलब होता है अन्नदाता, जिसके यहाँ खाना खाते थे, रहते थे, उसी की भतीजी से चोरी छिपे शादी कर ली है इन्होंने, ठीक है ना। लेकिन 42 साल की अवस्था में डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लियन चर्च, बहुत बड़ा आदमी बनते हैं, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। एंग्लियन चर्च एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, अपने जमाने का सबसे बड़ा प्रीचर्स, उपदेशक भी बनते हैं। हिज लव पोएम्स इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलोनिकल टोन, ही लव्स पोएम यूज द लेटेस्ट डिस्कवरी, साइंस और जियोग्राफी में इनका लव पोएम डिस्कवरी भी बताता है। फिर आपसे पूछेगा, जॉन डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सैटायर्स एंड इलेजीज एंड सरमन्स, मतलब सॉन्ग सोनेट सबके लिए जाने जाते हैं। जर्मन पोएटिक जेन्यून पोएटिक फीलिंग्स, हर्ष मीटर स्ट्रेंड एंड विमिकल इमेजेस कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन। जब हम इनके पोएटिक क्रिएशन को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसा इनका सारा का सारा पोएम सही है, मतलब नहीं होता है जी कि उनका छत्र छाया हमारे सामने बन जाता है। तो यही इनका इंट्रोडक्शन है। जन्म, मृत्यु, मेटाफिजिकल, इन्होंने किस चीज का पढ़ाई किया, लॉ एंड थियोलॉजी का पढ़ाई किया। तो आप लोग देख लेना, इजी है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आइए हम लोग अब थोड़ा सा पोएट में चलते हैं, मतलब पोएम में चलते हैं कि आखिर ये क्या बातें कर रहे हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये कैसे कन्विंस कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेंजा जरा देखना, कह रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी। वियरीनेस का मतलब होता है टायर्डनेस, मतलब ये हुआ कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रिय प्रेमिका मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक चुका हूं, उब चुका हूं, कन्विंस कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं तुमसे थक चुका हूं या उब चुका हूं, और नहीं, आगे देखिए, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, और नहीं ये दुनिया, ये संसार तुमसे ज्यादा प्यार मुझे कर सकता है। फिटर मतलब ट्रू लव, फिटर का मतलब कैसा लव, ट्रू लव। ना तो ये दुनिया ना ये संसार तुमसे सच्चा प्रेम मुझे कर सकता है, ठीक है ना। ये दुनिया ये संसार तुमसे सच्चा प्रेम मुझे नहीं कर सकता है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, तुम तो जानते हो, तुम तो जानती हो कि मुझे एक ना एक दिन मरना है, एक ना एक दिन क्या करना है, मरना है, ठीक है ना। अच्छा जी, लव फॉर मी बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, टीज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फ्रेंड्स डेथ टू डाई। मैं उस मृत्यु को मजाकिये रूप में मरना चाहता हूं। यानी कहने का अर्थ यही है कि पहला स्टेंजा में ये कन्विंस कर रहे हैं अपने प्रेमिका को, अपने बिलव्ड को, अपने वाइफ को, कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं रे पगली कि मैं थक चुका हूं तुमसे। ऐसा मत सोचना कि उधर जाकर दूसरा शादी कर लूंगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। मैं तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूंगा, ठीक है ना। ये ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि ये दुनिया ये संसार तुम जितना प्रेम करती हो उतना ये दुनिया ये संसार मुझसे प्रेम नहीं कर सकता है। तुम ही मेरी सच्चे साथी हो। लेकिन बाद में कहते हैं कि तुम तो जानती हो कि मुझे एक न एक दिन मरना है, तो मैं इस मजाकिये रूप में, मतलब इस मृत्यु को मजाकिये रूप में मरना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं मैं तुमसे बिछड़ कर रह पाता हूं कि नहीं, ठीक है ना। तो पहला में कन्विंस कर लिए, मना रहे हैं कि नहीं जा रहा हूं इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक चुका हूं, उब चुका हूं। और दूसरा स्टेंजा में ना भाई देख रहे हो, ये यहां जॉन डन है और ये इनकी बिलव्ड है। कितने प्रेम से ये मना रही हैं, देख लीजिए, हाथ में हाथ रखे हुए। देखिए जरा, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे। सुनिएगा ध्यान से, दूसरा लाइन में मतलब अपना कंपैरिजन सीधा सन से करते हैं, क्योंकि जो लोग प्यार मोहब्बत में होते हैं ना दोस्त, वो सीधा सन से, चांद तारों से ऐसा बात कहते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा,
चांद के पार चलो। ये पता ना क्या क्या कहां कहां आदमी लेकर जाता है इमेजिनेशन में। देखिएगा, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, मतलब जैसे ही कल शाम हुआ वैसे ही सूरज डूब गए। वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे, और जैसे ही दिन हुआ सूरज फिर से वापस आ गए। ये सीधा अपना कंपैरिजन सन से करते हुए कह रहे हैं कि जैसे ही शाम हुआ सूरज डूब गए, जैसे ही दिन हुआ सूरज भगवान सूर्य फिर से वापस आ गए। इसका मतलब यदि सूर्य वापस आ सकता है तो मैं क्यों नहीं वापस आ सकता हूं, अपना कंपैरिजन करते हुए कह रहे हैं। इतना ही नहीं, ये कह रहे हैं ही हैथ मतलब हैज, ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, सूर्य के पास न तो डिजायर है न सेंस है, फिर भी वो अपने समय पर वापस आ गया है, तो मैं क्यों नहीं आ सकता हूं। आई विल सर्टेनली कम, डोंट वरी माई बिलव्ड, डोंट वरी, ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, मतलब सूर्य के पास न तो कोई डिजायर है न सेंस है, नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और न ही कोई आधा शॉर्ट वे है। आधा मतलब रास्ता है क्या, ये तो बात फैक्ट है जी। क्या सूर्य भगवान बीच में से वापस आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मैं सूर्य से भी ज्यादा बढ़िया हूं, मेरे पास डिजायर है, मेरे पास सेंस है। अरे सूर्य के पास तो कुछ भी नहीं है। बताइए, अपने प्रेमिका को मनाने के लिए सूर्य भगवान से भी अपने आप को सुपीरियर बता रहे हैं। ऐसे कौन करता है भाई। Then fear not me darling, then fear not me, but believe that I shall make a speeder journey since I take more wings and spurs than he। मतलब कह रहे हैं इसलिए तुम डरो मत रे पगली, मैं but believe that, बल्कि विश्वास करो कि I shall make a speeder journey, मैं सूर्य से भी तेज गति से तुम्हारे पास निश्चित रूप से आ जाऊंगा। मेरे पास मोटिव है, मेरे पास मोटिव है, मेरे पास स्पर्श है, मेरे पास विंग्स है, और मेरा विंग्स मेरा स्पर्श तुम हो। ठीक है ना। मतलब देखिए कितने प्यार से ये मना रहे हैं। पहला में कन्विंस कर दिए, दूसरा में अपना कंपैरिजन सीधा सन से कर दिए। आइए भैया अब तीसरा में क्या करेंगे, आइए दूसरा समझ में आ गया। थर्ड में करे ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, थोड़ा सा नाराज होकर क्या करें, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, कितना कमजोर होता है किसी व्यक्ति का शक्ति। फीबल मीन्स वीक, फीबल का मतलब क्या होता है, वीक। कितना कमजोर होता है किसी व्यक्ति का शक्ति। दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, कि यदि अच्छा भाग निकल जाए, कैन नॉट एड अनदर आवर, तो उन भाग में हम किसी भी आवर को जोड़ नहीं सकते हैं। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और नहीं हम किसी मतलब बीते हुए आवर को फिर से रिकॉल कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। आ रहा है बात समझ में ना, आ रहा है ना। बट कम बैड चांस, मतलब यहां से ये कह रहे हैं, यहां से फिर से समझो कितना कमजोर होता है किसी व्यक्ति का शक्ति। दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, कि यदि अच्छा भाग निकल जाए उसमें उसको जोड़ा नहीं जा सकता है, और जो घंटा बीत गया है, खत्म हो गया है, उसे फिर से वापस नहीं लाया जा सकता है। बट बैड कम चांस, क्योंकि ये बिछड़ रहे हैं ना, इस बिछड़न को बैड चांसेस कर रहे हैं। अभी हम लोग का समय अच्छा नहीं है। एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, इट सेल्फ ओवर टू एडवांस। देख लीजिए, मतलब हमें इससे सीखना होगा, हमें इसको ज्वाइन करके इसके स्ट्रेंथ से सीखना होगा, क्योंकि हमारे लिए अभी टाइम खराब चल रहा है। क्यों खराब कर रहे हैं, क्योंकि ये क्यों कर रहे हैं, मनुष्य का शक्ति कमजोर है। बिकॉज ऑफ हिज बैड टाइम, बिकॉज अ मैन कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल। ठीक है, और इससे आगे बढ़ना है, ओवर आवर एडवांस। ठीक है ना, ओवर एडवांस। तो मुझे लगता है कि तीनों स्ट्रेंजर समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आप लोग कमेंट करके भाई बताइएगा। बड़ा मेहनत लगता है दोस्त पढ़ाने में, एक ही वीडियो में 5 चैप्टर पढ़ाना, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब समझ में आ रहा है ना। आप लोग को अच्छे ढंग से कमेंट करना है। वेन दो साइट नॉट विंड, साई का मतलब आहे भरना, सिसकिया लेना, जिसमें आदमी नहीं मुंह बंद रहता है, नाक से सांसें लेता है। वेन दो साई, जब तुम आहे भरती हो, दो साइज नॉट विंड, तुम्हारे मुंह से हवा भी नहीं निकलता है, बट साइट माई सोल अवे, लेकिन ऐसा करने से मेरा सोल जो है, मेरा जो आत्मा है, वो भटकने लगता है।
मतलब सिसकिया तुम भरती हो, आहे तुम भरती हो, और मेरा मतलब जो है ना, मेरा आत्मा मुझसे दूर जाने लगता है। वेन दो विपेस्ट अनकाइंडली काइंड, जब तुम रोती हो, जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड, एकदम अनकाइंडली, एकदम अनचाहे ढंग से, माई लाइफ ब्लड डॉथ डिके, ऐसा लगता है जैसा मेरा खून सूखने लगता है। वाह, मतलब इनके साई करने से, पूछ देगा रे बचवा, इनके साई करने से, प्रेमिका का साई करने से इनको जॉनडन को क्या होता है, तो इनके दिले बाहर जाने लगता है। क्या दिल, देख लीजिए कैसन है इनका दिल जी, सोल अवे। और इतना ही नहीं, इनका गजब गजब यार लाइन लिखा रहता है, साफ एकदम झूठा लिखा रहता है। वीप, बताइए, वीप करने से, अनकाइंडली वीप करने से इनका खूने सूख जाता है। बताइए, तो हो सकता है शायद प्यार मोहब्बत में ऐसा होता होगा, हमको तो ज्यादा नॉलेज नहीं है। इट कैन नॉट बी दैट दो लवेस्ट मी एज दो सिट, ऐसा हो नहीं सकता है तुम मुझसे उतना प्रेम करती हो जितना तुम कहती हो, क्योंकि तुम्हारे सिसकिया भरने से, तुम्हारे रोने से मैं बर्बाद हो रहा हूं। सो प्लीज ऐसा मत करो, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं। इवन डाइन माई लाइफ दो वेस्ट, देख रहे हैं ना, ऐसा करने से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। दो आर्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ मी, लेट नॉट द डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंग मी एन इल, अपने इस पवित्र हृदय में, अपने पवित्र हृदय में थोड़ा सा भी मेरे प्रति बुराई मत सोचो। डेस्टिनी में टेक द पार्ट, क्योंकि बुराई सोचते सोचते कभी कभी ऐसा होता है कि बुरा हो जाता है, इसलिए बिल्कुल भी बुरा मत सोचो, ठीक है ना, बिल्कुल भी बुरा मत सोचो। एंड मे दे फियर्स फुलफिल, और ऐसा सोचने से हो सकता है कि तुम्हारा खराब सोचना, ठीक है ना, वो एक दिन हो ना जाए, बल्कि ये सोचो, बट थिंक दैट वी आर बर्न टर्न्ड साइड टू स्लीप, बल्कि ये सोचो हम लोगों ने सिर्फ करवटें बदला है, हम इधर सोए हैं, तुम उधर सोई हो, ठीक है ना। दे हु वन अनदर कीप लिव नेवर पार्टेड वी, क्योंकि एक व्यक्ति, ठीक है ना, जो एक दूसरे के दिल में, मन में, धड़कन में रहते हैं, वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं, वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, ये कितने हम लोग को मूर्ख बना रहे हैं जॉनडन जी, बताइए। लेकिन आप लोग को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो बताइए कमेंट करके आप लोग, पहला चैप्टर अभी तो एंड हुआ, अब दूसरा में हम लोग चलते हैं, एकदम लाइव हैं हम, ठीक है। तो पहला चैप्टर समाप्त हुआ, आप लोग बताते रहिएगा कि अरे भैया एकदम मजा आ गया ना, मजा आ गया एकदम चैप्टर पढ़कर। आइए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में पढ़ते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो गया है, लगभग 18 मिनट मैंने लिया है, जो यूट्यूब पर ज्यादा नहीं है। देखो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई, सॉन्ग का मतलब क्या, गीत, और माई सेल्फ का मतलब खुद, ठीक है ना। वॉल्ट विटमैन, ये अमेरिकन पोएट है भैया, अमेरिकन पोएट है, इसमें ज्यादा इंडिविजुअल के बारे में बता रहे हैं। देखिए वॉल्ट विटमैन 1819 टू 1892, यानी इनका जन्म 1819 में हुआ, मृत्यु 1892 में। द पीपुल्स पोएट, इन्हें पीपुल्स पोएट कहा जाता है, is perhaps the most individualistic literary figure that America has ever produced, मतलब शायद ही इनके जैसा व्यक्तिगत रूप से पोएट अमेरिका में हो सकते हैं, इतने महान ये पोएट हैं। He began working as a carpenter before his 12th birthday, मतलब क्या है, 12 साल, मतलब जब ये 12 साल के थे ना, तो उससे पहले से ही इन्होंने कारपेंटर का काम करना स्टार्ट कर दिया था। ये देखिएगा, ही ऑल्सो वर्क एज अ प्रिंटर, टीचर, एडिटर, वाज वॉलेंटियरनेस ड्यूरिंग द सिविल वॉर, मतलब इन्होंने टीचर का भी काम किया, प्रिंटर का भी काम किया, एडिटर का भी काम किया, और वॉलेंटियर का भी काम किया जब अमेरिका में सिविल वॉर हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है यहां से ऑब्जेक्टिव, ध्यान देना। फिर कहा जा रहा है विट्समैन पोएट्री ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लिव्स ऑफ ग्रास, इनके जितने भी पोएट्री है, इनके जितनी भी कविताएं हैं, मात्र एक ही बुक में है जिसका नाम है लिव्स ऑफ ग्रास, इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम एंड लैक ऑफ राइम। विटमैन फर्स्ट पब्लिश इट एट हिज ऑन एक्सपेंस इन 1815, मतलब क्या,
1955 में इन्होंने खुद के पैसे से इस किताब को क्या किया भाई, पब्लिश किया था। However, the free form of the poem and the joyful dedication to the importance of individual were not well received at the first. जब इसमें बताए थे कि एक खुद के व्यक्ति का क्या वैल्यू है, इंडिविजुअल का क्या वैल्यू है, तो पहले इनको एप्रिसिएशन नहीं मिला था। इनफैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम कॉस्ट विट्समैन हिज जॉब, जिसके वजह से इनको अपना नौकरी भी खोना पड़ा, पूरा पैसा लग गया। ठीक है, As it was taken to be obscene, इसको अश्लील माना गया। In 1881, after many editions, Leaves of Grass finally found a publishers willing to print it uncensored. Translation of this collection were enthusiastically received in Europe, but Whitman remained relatively unappreciated in America. मतलब दूसरा बार जब 1881 में इन्होंने किताब को लिखा तो फिर भी मतलब ये किताब तो आ गया, कोई बात नहीं, किताब आया, इस पर अनसेंसर्ड रहा, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, लेकिन ये यूरोप में रिसीव किया गया, यूरोप में इसका प्रशंसा किया गया। इनको अभी भी अपने देश अमेरिका से प्रशंसा नहीं मिला। ठीक है, इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। मतलब इनके मृत्यु के बाद अमेरिका वालों ने इनके वैल्यू को समझा। इतना समझ लो, इतना समझ लो, ठीक है ना। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास 1855 एंड ड्रम टैप्स 1866। दोनों किताब का नाम याद रख लीजिएगा, 1885 लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स 1866। यानी आपको यहां से पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, एक पूछ सकता है कौन सा किताब, लिप्स ऑफ ग्रास 55 में आया पहली बार, दूसरा बार 1881 में, ड्रम टैप्स 1866 में। हाँ, सिविल वॉर में इन्होंने काम किया है, याद रखिएगा, 12 साल से पहले ही कारपेंटर का काम कर चुके थे। और आपसे क्या पूछ सकता है, कहाँ के थे, तो अमेरिकन थे, पीपुल्स पोएट इन्हें कहा जाता है। आइए जी, ये तो और मस्त चैप्टर है जी, ये तो और खतरनाक चैप्टर है, मस्त चैप्टर, एकदम जबरदस्त है। आओ हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद में गाता हूं, सॉरी मैं खुद में सेलिब्रेट करता हूं, मैं खुद में उत्सव मनाता हूं, एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद में गाता हूं, एंड व्हाट आई एज्यूम, और जो मैं एज्यूम करता हूं, जो मैं मानता हूं ना, यू शैल एज्यूम, आप भी मान सकते हो, जो मैं मानता हूं आप भी मान सकते हो। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, क्योंकि जिस एटम से आप बने हो रे, उसी एटम से मैं भी बना हूं। यहां वॉल्ट विटमैन हम लोग को बता रहे हैं कि वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर मेड विद द सेम ब्लड, सेम एटम। ठीक है, सो इफ आई कैन सेलिब्रेट यू कैन सेलिब्रेट, जैसे मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं आप भी सेलिब्रेट कर सकते हो, कोई बात नहीं। जैसे मैं गा रहा हूं आप भी गा सकते हो, क्योंकि हम सभी लोग एक ही मिट्टी एक ही कण से बने हुए हैं। तो ये लाइन क्लियर हो गया होगा, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जो मैं मानता हूं आप भी मान सकते हो। फॉर एवरी एटम, क्योंकि यहां फॉर किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, क्योंकि जिस मिट्टी से जिस कण से मैं बना हूं आप भी बने हो। अगला देखो, फिर कहा जा रहा है आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। लोफ एक लोफर वर्ड होता है, लोफर आवारा, ठीक है ना, आवारा। और लोफ का मतलब ऐसे ही बिना मतलब का घूमना, एंड इनवाइट, मैं घूमता हूं बिना किसी काम का। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, लेकिन मेरे साथ साथ मेरा आत्मा भी जाता है। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। सुनिएगा ध्यान से, ये कह रहे कि मैं ऐसे ही घूमता हूं, मैं अपने सोल को इनवाइट करता हूं, मेरा आत्मा भी मेरे साथ रहता है। ऐसा नहीं कि मैं अकेले ही घूमता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। ये बाबू उस समय उस ग्रास का बात करें, समर ग्रास। समर ग्रास जानते हो, जैसे गर्मी का घास, वो गर्मी का घास ना थोड़ा सा ऐसे टच करने पर थोड़ा चुभता है,
तो वही कह रहे हैं कि मैं जब देख रहा हूं तो स्पीयर ऑफ समर ग्रास, स्पीयर ऑफ समर ग्रास का मतलब ये चुभ रहा है। माई टंग, अब इसमें देखिएगा, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। ये कह रहे हैं कि मैं, मेरा जीव, मेरा एटम, मेरा खून का एक एक टुकड़ा यहीं के मिट्टी यहीं के हवा से बना हुआ है। ठीक है ना, यहीं के मिट्टी यहीं के हवा से, मतलब कहां के मिट्टी कहां का हवा, अमेरिकन। ठीक है, born here of parents, born here from parents the same and their parents the same। देख रहे हैं, born here of parents, मेरे माता पिता का जन्म यहीं, उनके माता पिता दादा परदादा का जन्म यहीं, और उनके माता पिता का भी जन्म यहीं। देख रहे हो, I now 37 year old in perfect health begin। मैं अभी 37 साल का हूं और ऐसा लगता है कि मेरा युवा अवस्था अभी अभी शुरुआत हुआ है। ठीक है ना, मतलब एक बार फिर से ये कह रहे हैं कि देखो, इसमें मतलब एक तरह से इंडिविजुअल है कहने का मतलब इनको किसी से मतलब नहीं, ये घूमते रहते हैं, ये अपने सोल के साथ साथ आत्मा के साथ साथ। ये स्पीयर पूछ देगा, व्हाट डज द पोएट स्पीयर, द स्पीयर ऑफ समर ग्रास। ठीक है ना, व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्विंग ऑफ समर ग्रास, तो स्पीयर ऑफ, ऑब्जर्विंग स्पीयर ऑफ समर ग्रास बता देना। ठीक है ना, फिर कह रहे हैं कि फिर यहां देशभक्ति दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं ही नहीं, मेरे माता पिता, उनके माता, दादा दादी, परदादा परदादी, सब लोग यहीं से हैं। मैं अब इसमें नेचर को धन्यवाद दे रहे हैं, नेचर को भी धन्यवाद दे रहे हैं। मैं 37 साल का हूं और ऐसा लगता है कि एकदम हेल्थ अभी अभी स्टार्ट हुआ है। होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ, और मुझे लगता है कि मैं जब तक, होपिंग टू सी, मैं तब तक नहीं रुकूंगा, टिल डेथ, जब तक मेरा मृत्यु हो जाए, मैं ऐसे ही एकदम स्वस्थ रहूंगा। होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ, ये बड़ा खतरनाक लाइन है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना याद रखना। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबियंस, creeds and schools, retiring back a while sufficed at what they are but never forgotten। करे creeds and schools in abeyance, abeyance का मतलब निलंबित अवस्था, थोड़ा देर के लिए भूलना। करें कि जितने भी क्रीड्स और स्कूल्स है, सिस्टम ऑफ थॉट, देखिए यहां स्कूल का मतलब है सिस्टम ऑफ थॉट, मैं बता देता हूं ताकि आप लोग यहां से आराम से देख सके। देखो, क्रीड्स का मतलब रिलीजन बिलीफ, वहीं धर्म का विश्वास, और स्कूल्स का मतलब सिस्टम ऑफ थॉट है। ठीक है ना, एवियंस का मतलब होता है सस्पेंडेड, यानी सिस्टम ऑफ थॉट के बारे में कहा जा रहा है। सुनिएगा, क्रीड्स एंड स्कूल, जो हमारा विचार है, जो हमारा रिलीजन है, उसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, चाहे वो कितने भी सफिशिएंट क्यों ना हो। एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन, उसको भूल जाओ। क्योंकि यदि हम लोग किसी से दोस्ती करते हैं तो ऐसा नहीं है कि दोस्ती करने में हम अपने धर्म को ना हम अपने धर्म को भूलेंगे हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए भूल जाओ। क्योंकि अगर धर्म रहेगा बीच में तो हो सकता है हमारा दोस्ती नहीं पनप पाए, हमेशा के लिए मत भूलो। रिटायरिंग बैक एट वाइल मतलब थोड़ा देर के लिए, चाहे ये कितने भी सफिशिएंट क्यों ना हो, उसको थोड़ा समय के लिए भूल जाओ, हमेशा के लिए नहीं। मतलब कुल मिलाकर यही ये बोल रहे हैं ना दोस्त कि क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबियंस, जो आपका रिलीजन है, जो आपका धर्म है, जो आपका विचार है, उसको थोड़ा समय के लिए निलंबित कर दो, भूल जाओ। चाहे ये कितने भी हो, हमेशा के लिए मत भूलो, लेकिन थोड़ा समय के लिए भूल जाओ, ताकि हम लोग का रिलीजन, ताकि हम लोग का दोस्ती बरकरार रहे। ठीक है, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं किसी भी स्थिति में बोल सकता हूं, मुझे विश्वास है कि मैं किसी भी, चाहे स्थिति बढ़िया हो खराब हो, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, किसी भी खतरनाक कंडीशन में मुझे परमिट है बोलने का। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, जैसे नेचर बिना रुके हुए काम करता है, मैं भी वैसे ही बिना रुके हुए काम कर सकता हूं। यहां नेचर विदाउट चेक, चेक का मतलब स्टॉप, जैसे नेचर बिना रुके हुए काम करता है ओरिजिनल एनर्जी के साथ, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी उस ओरिजिनल एनर्जी के साथ काम करूं। बोला जाए दोस्त, किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी तो नहीं है ना, बता दो। पहला में पूरा कंपैरिजन कर रहे हैं, दूसरा में ये बता रहे हैं सबसे पहले कि मैं ऐसे ही घूमता हूं क्योंकि इंडिविजुअल पोएट है ना, फिर अपने देशभक्ति दिखा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि सबका जन्म यही हुआ है, 37 साल का हूं और मैं तब तक नहीं रुकूंगा। फिर कह रहे हैं कि क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबियंस, थोड़ा समय के लिए भूल जाओ यार, अगर भूलने से दोस्ती आपका बरकरार है तो उसको भूल
भूल जा, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि, और लास्ट में कहता है हार्बर फॉर गुड और बैड, मुझे विश्वास है कि चाहे कंडीशन बढ़िया हो चाहे खराब हो, मैं बोल सकता हूं यार, बोल सकता हूं, ठीक है ना, ठीक है ना। देख लीजिए हैजार्ड मतलब पेरिल, खतरा। चलिए आते हम लोग अब थर्ड चैप्टर यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पर। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, देखिए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब होता है अब पत्तियां तेजी से गिर रहा है। यहां नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब होता है अब पत्तियां तेजी से गिर रहा है। लेकिन यहां समझिए जरा दोस्त, यहां बात पत्तियों का नहीं हो रहा है। पत्तियों का तो एक मान लीजिए इसका अपना मीनिंग है, लेकिन इसमें दो मीनिंग है, एक तो कविता का, एक थोड़ा सा पोएट इसके माध्यम से क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं ये भी समझना है, ठीक है। देखो तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है W.H. ऑडेन ने लिखा है, अब पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं, मतलब जो व्यक्ति अब बूढ़ा हो चुके हैं ना वो तेजी से मृत्यु की ओर जा रहे हैं। W.H. ऑडेन लिखे हैं। विस्टन हग ऑडेन का जन्म 1907 में हुआ, मृत्यु 1973 में। ये ऐसे पोएट हैं जिनको पुलिट्जर प्राइज मिला है 1948 में। आप सभी लोग प्लीज इसको याद कर लेना, पुलिट्जर प्राइज मिला है, ठीक है। इनका जन्म भले इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन 1939 में इन्होंने इंग्लैंड छोड़कर हमेशा के लिए कहां चले गए, अमेरिका चले गए थे। फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंग्जाइटी वाज अ वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट। ये वर्सेटाइल भी पोएट है, वर्सेटाइल भी है, वर्सेटाइल मतलब बहुमुखी। द एज ऑफ एंग्जाइटी किताब के लिए कौन सा प्राइज मिला है, पुलिट्जर प्राइज। कब मिला है, 1948 में। विगोरस ऊर्जावान कवि हैं, वर्स, ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर, एडिटर सारे मौजूद है गुण। पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम, इनके लिए पोएट्री लिखना एक सीरियस गेम था, ठीक है ना, एक सीरियस गेम था। और देख लीजिए पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम व्हिच शुड डीपेन पीपुल्स सेल्फ अवेयरनेस बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस। दो चीज के बारे में ज्यादातर ये लिखते थे, एक पॉलिटिकल राजनीति पॉलिटिकल, और एक तो पॉलिटिकल, एक रिलीजियस, एक राजनीति और एक धार्मिक। हिज अर्ली पोएम एग्जिबिट हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल, शुरू में पॉलिटिकल के बारे में लिखे, लेकिन बाद में ये क्रिश्चियन यानी रिलीजन के बारे में लिखे। एज अ टेक्नीशियन ऑर्डन एक्सप्लोर अ वेराइटी ऑफ स्टैंजा फॉर्म एंड मीटर, ही हैड पैशन फॉर वर्ड क्वाइनिंग एंड यूजिंग आर्केइक वर्ड। इनका काम ही था पुराने वर्ड को जोड़ना और उससे कविताएं लिखना, जो आसान काम नहीं होता है सबके लिए। Which makes him at times difficult to understand, जिसे समझना काफी मुश्किल रहता है। बताइए अब पुराने वर्ड को जोड़ कर लिखना ये अच्छा, मतलब ये थोड़े ना सिंपल काम है, ये बहुत बड़ा टफ काम होता है। कि लेफ्ट इंग्लैंड, इन्होंने इंग्लैंड 1939 में छोड़ दिया था टू सेटल परमानेंटली इन यूनाइटेड स्टेट, यानी अमेरिका में रहे। इनके काम को, कृतियों को, इनके रचनाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक तो जब ये इंग्लैंड थे तब, जैसे द ऑरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन, ये सारे के सारे इनका किताब का नाम है दोस्त जब ये इंग्लैंड में रहकर लिखे थे। द नोटेबल वर्क ऑफ द अमेरिकन फेज इंक्लूड न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंग्जाइटी, द सीफल्ड ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है ना। ये सारे के सारे किताब का नाम है दोस्त मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूं कि ये सब याद हो जाएगा आप लोग को, एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम है और मैं चाहता हूं कि आपको कहीं से भी परेशानी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो द प्रेजेंट लिरिक नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनैक्ट द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। इस चैप्टर में इनैक्ट बताया जाता है फ्रस्ट्रेशन, हमारे अंदर जो दुख होता है ना, हमारे अंदर जो दुख है, जो एज के बढ़ने के बाद जो दुख आता है उसके बारे में बताया जा रहा है। द एस्पिरेशंस दैट आर नॉट फुलफिल्ड एंड द सेंस ऑफ लॉनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज। कितना सुंदर बात लिखा हुआ है दोस्त, कितना बढ़िया बात लिखा हुआ है, जरा देखना। द एस्पिरेशंस, जो इच्छाएं होता है ना, जब पूरा नहीं होता है, इच्छा पूरा होता है जी, इच्छा पूरा होता है, बताइए। तो इच्छा पूरा करते करते आदमी खुद मर जाता है। आपका भी इच्छा होगा कि ये होता, ऐसा होता, लेकिन नहीं होता है दोस्त। दैट सेंस ऑफ लॉनलीनेस इन विच
जिसमें एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज, जिसमें सभी अकेले आते हैं। लॉनलीनेस, अकेले आता है आदमी, जीता है और अकेले मर जाता है। इसलिए कभी अकेले रहने से मत घबराइए कि हम तो अकेले हैं सर, हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है। मत देने का जरूरत भी नहीं, अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लो। मतलब ये तो चैप्टर में बताया गया है दुख के बारे में, लेकिन मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं, अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि आपको किसी भी व्यक्ति का जरूरत नहीं पड़े। तो यहां से पूछने वाला क्वेश्चन देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से W.H. ऑर्डेन पूछ देगा। W.H. ऑर्डेन ने कौन चैप्टर लिखा है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। 1907 में जन्म, 73 मृत्यु, पुलिट्जर प्राइज। एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए, एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए कौन? पुलिट्जर प्राइज। कब? 1948 में। इनके लिए पोएम लिखना सीरियस गेम था, बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। हाँ, ये इंग्लैंड चले गए थे, इंग्लैंड के थे लेकिन अमेरिका चले गए थे 1939 में, बस ज्यादा याद नहीं रखना है। आइए, अब तो मजा आएगा, अब तो मजा आएगा। कहा जा रहा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, nurse's flower will not last, nurses to the grave are gone and the prams go rolling on। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जरा ध्यान से समझना इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं W.H. ऑर्डेन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से गिर रहा है। अब पत्तियां तेजी से गिर रहा है मतलब अब जितने भी बूढ़े व्यक्ति, एजिंग पर्सन है ना, वो तेजी से मृत्यु की ओर जा रहे हैं। उन्हें कोई नहीं बचा सकता है क्योंकि उनका एज हो चुका है, ठीक है ना। जैसे नाउ द, जब पेड़ पुराना हो जाता है ना तो पत्तियां ऐसे भी गिरने लगता है। नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेज फ्लावर का मतलब क्या होता है? ऐसा फ्लावर जो बड़े बड़े पेड़ के नीचे होते हैं। ऐसा देखकर लग रहा है कि ये भी अब लास्ट करे। एक लास्ट का मतलब अंत भी होता है और एक लास्ट का मतलब टिकना। सुनिए, अंत कब होता है? जब एडजेक्टिव होता है। टिकना कब होता है? जब वर्ब होता है। यहां टिकना होगा कैसे सर? क्योंकि विल है मॉडल वर्ब और मॉडल वर्ब के बाद आपका वर्ब वन आता है। तो मैं ऐसा टीचर हूं जहां आपको ग्रामर से कोई भी चीज फंस नहीं सकता है। ये नहीं कि पढ़ा रहा हूं और क्या कौन वर्ड है पता ही नहीं चल रहा, आपको भी आना चाहिए। मतलब अब जो बड़े बड़े मतलब पेड़, जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, मान लीजिए जब पुराने व्यक्ति मर जा रहे हैं ना, तो हम लोग भी क्या उम्मीद करते हैं? अब लग रहा है कि हम लोग भी टिकेंगे नहीं, एक ना एक दिन मरेंगे ही मरेंगे, ठीक है ना। नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन, हमारे पुराने जितने भी पेड़ हैं वो ऑलरेडी ग्रेव में जा चुके हैं, हमारे पूर्वज मर चुके हैं, ग्रेव में जा चुके हैं। एंड द प्रैम्स गो रॉलिंग ऑन, रॉलिंग ऑन का मतलब कंटिन्यू। और जिनका अभी अभी जन्म हुआ है वो भी क्या है जी? वो भी अपने लाइफ को कंटिन्यू किए हैं। ऐसे प्रैम्स का मतलब होता है ना वो चार पहिया वाहन जिस पर बच्चा सीखता है। स्टेजेज ऑफ लाइफ के बारे में है। देखिए ना, प्रैम्स यहां है, प्रैम्स यहां है, मैं बता देता हूं। मैं पल दो पल का शायर हूं। प्रैम्स देखिए, ए फोर व्हील्ड बेबी कैरेज, जो बेबी बच्चा नहीं सीखता है। और नर्सेज फ्लावर, फ्लावर ग्रोइंग अंडर ए बिसाइड ए सपोर्टिंग ट्री। आपको समझ में आ गया? सुनिए, मतलब यही कहा जा रहा है, इसमें यही कहा जा रहा है दोस्त कि अब पत्तियां तेजी से गिर रहा है और अब छोटे छोटे पेड़ जो है ना वो भी अब टिकेंगे नहीं। और जो पेड़, मतलब जो पुराने पेड़ थे ऑलरेडी ग्रेव में जा चुके हैं। एंड द प्रैम्स गो रॉलिंग ऑन, और जो छोटे छोटे प्रैम्स हैं वो भी अब रॉलिंग ऑन है, कंटिन्यू है। यानी पुराने व्यक्ति जो है ना अब तेजी से मृत्यु की ओर जा रहे हैं। एंड वी कैन से दैट वी आर नॉट, ठीक है ना, हम लोग भी अब बचेंगे नहीं। वी आर नॉट सेविंग आवर लाइफ, हम लोग भी अपने जीवन को बचा नहीं सकते हैं, ठीक है। और हमारे पूर्वज भी ऑलरेडी ग्रेव में जा चुके हैं। एंड द प्रैम्स, और जो मतलब अभी अभी बच्चा हुए हैं उनका भी लाइफ साइकिल अब स्टार्ट है। गोइंग रॉलिंग ऑन मतलब उनका भी लाइफ टाइम अब स्टार्ट है। अब धीरे धीरे हम लोग बर्थडे मनाते हैं, वो बर्थडे नहीं, वो डेथ के नजदीक जाते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये है, समझ में आ गया होगा। एक पेड़ से रिलेटेड, एक हमारे जीवन से रिलेटेड। फिर कहा जा रहा है कि विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नेवर होता है मौत का देवदूत। विस्परिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट। भाई जब आप बूढ़े होंगे ना, चाहे मैं जब मान लीजिए उस स्टेज में जाऊंगा, तो हमारे दाएं बाएं वो विस्परिंग नेवर रहेगा, मैसेंजर ऑफ डेथ रहेगा। कब आपको उड़ा कर ले जाए, कब आपको उड़ा कर ले जाए, कब आपको मौत के घाट पहुंचा दे।
प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, हम लोग को हमारे रियल डिलाइट से, वास्तविक खुशी से अलग करना चाहता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि भाई मैसेंजर ऑफ डेथ का काम ही है हमारे खुशी से अलग करना, परिवार से अलग करना, मौत के देवदूत। और आज एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, आज जो आज एक्टिव हैंड है ना, ये हाथ है, लगता है कितना मजबूत है, एक ऐसा समय आएगा ना कि ये फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज का मतलब या तो ये बहुत बूढ़े होने के बाद काम नहीं करेगा, या तो हम लोग मर जाएंगे, ठीक है ना, हम लोग मर जाएंगे। लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, देख लो, और हम लोग घुटने टेक देंगे। ये कैसा समय आएगा? सेकेंड स्टैंजा में क्या करे भैया, ये तो रुला कर रख दिए, लेकिन ये भाई बाद में का बात है। मतलब विस्परिंग नेवर, मैसेंजर ऑफ डेथ हमारे लेफ्ट और राइट में रहते हैं कब? जब हमारा एज ज्यादा हो जाता है, हम लोग को वास्तविक खुशी से अलग करना चाहता है। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, और ये जो आज हाथ एक्टिव हैंड है ना, एक ना एक दिन ये फ्रीज होगा। कब फ्रीज होगा? आइदर व्हेन वी विल बिकम ओल्ड, या जब हम लोग मर जाएंगे, वी विल डाई, ठीक है। लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, और हम लोग अकेले घुटने टेक देंगे। क्यों टेक देंगे? हम देखेंगे कि वहां कोई गलत कर रहा है, फिर भी नहीं, हम लोग वीक हो जाएंगे। घुटने टेकना मतलब हार मान लेंगे, ठीक है ना, हार मान लेंगे दोस्त, मेरे भाई, हार मान लेंगे। ये देखना जरा, यहां देखना क्या कहा जरा, डेड इन 100 एट द बैक, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, आर्म रेज स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। देखिए तो कितना शानदार लाइन है। हमसे पहले, अगर आपको विश्वास नहीं है तो सैकड़ों मरे पड़े हैं, मरे पड़े हैं। सैकड़ों मतलब जरूरी है 100 से ज्यादा, सैकड़ों मरे पड़े हैं हमारे पीछे। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, उनके ठीक है ना, मृत शरीर को लकड़ी के ताबूत में बिठाकर ले जाया गया है कब्र तक। सैकड़ों मर गए हैं, याद रखना। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और उन्हें बैठा कर ले गया वुडन ट्रैक पर, ठीक है ना। आर्म रेज स्टीपली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, सुनिए ना, उनके साथ जाने वाले आदमी है ना, इसे हाथ उठाता है, बड़ा बढ़िया आदमी थे, बड़ा बढ़िया आदमी। कब? मर जाता है तब। वो पोएट करे कि वो प्यार नहीं है, वो प्यार का झूठा दिखावा है। वो प्यार का कैसा दिखावा है? झूठा दिखावा है दोस्त, वो प्यार का झूठा दिखावा है। जो वो अफवाह फैलाता है ना कि मैं आपसे प्यार करता हूं, नहीं, दुनिया में कोई आपसे प्यार नहीं करता है दोस्त, नहीं करता है, और नहीं आप एक्सपेक्ट करिए। कितना सुंदर लाइन है यार, आई लव 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 दिस लाइन। डेड इन 100 एट द बैक, सैकड़ों लोग, कह रहे हैं पोएट, अगर आपको विश्वास नहीं तो देख लो, तुम्हारे पीछे सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं, और सबको लकड़ी की ताबूत में बिठा कर ले जाया गया है। जानते हैं ना कि लकड़ी के ताबूत, तो जैसे ओरिजिनल मतलब वुडन का होता है ना, वुडन, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक का मतलब हो गया वो, जैसे देखते हो कोई सेना वगैरह मरते हैं ना, तो उनको एक डब्बा में पैक करके ले जाया जाता है, उस टाइप को कैफिन जिसको बोलते हैं, ठीक है। आर्म रेज मतलब हाथ उठाते हैं, स्टीपली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, वैसे लोग के बारे में बात हो रहा है जो जीते जी आपका कदर नहीं करते, मरने के बाद अरे यार बहुत बढ़िया आदमी था, क्या ही बताया जाए, प्यार का झूठा दिखावा। फिर देखो, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, स्टार्विंग समझते हो ना, भूख से तड़पना। लीफलेस का मतलब जानते हो, वैसा पेड़ जिस पर पत्ता नहीं होता है। अरे पत्ता नहीं होता है, हमनियों के लीफलेस हो जाएंगे ना, कब? जब बुढ़ा जाएंगे तो लीफ जो है दिख रहा है, देख लो ये बलवा एकदम लीफलेस हो जाएगा। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। देखिए ट्रॉल्स एक बड़ा दुष्ट आत्मा है। एक तो बेचारा ये पेड़ है जिसमें लीफ नहीं है, पत्ता नहीं है, उसके पीछे 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 भोजन की तलाश में ये खुद बेचारा भोजन ढूंढ रहा है, इसके पीछे भी भाग रहा है। बताइए। एंड द नाइटिंगल इज डम, नाइटिंगल इज डम, नाइटिंगल जानते हो ना, बुलबुल भी उस टाइम डम रहता है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और एंजल भी उस समय, देवदूत भी बचाने के लिए नहीं आएंगे, भगवान भी नहीं बचाने के लिए आएंगे आपको। क्यों सर? क्योंकि आपको मालूम है आपका एज पूरा हो चुका है, आपका एज पूरा हो चुका है, तो कोई बचाएगा भैया? कोई आपको बचा सकता है क्या? नहीं ना बचा सकता है दोस्त, नहीं ना बचा सकता है। इसलिए सुनिए,
एंड द एंजल विल नॉट कम। यानी यही बात है मेरे दोस्त, मेरे भाई। इसका मतलब क्या है? स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, मतलब स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर। देखो ट्रॉल्स का मतलब मैं दिखाता हूं, दुष्ट आत्माएं होता है। इसका मतलब दुष्ट आत्मा उस पेड़ के पीछे भटकता है जिस पेड़ यहां होगा, हाँ ट्रॉल्स, वीक्ड एंड अगली क्रिएचर। बताइए इन स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी, स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी में बड़ा ही दुष्ट और अगली क्रिएचर है, प्राणी है, ठीक है ना, जो वैसे पेड़ के पीछे भोजन की तलाश में है जो खुद बेचारा अपना भोजन ढूंढ रहा है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे, इसका एक और शाब्दिक अर्थ हो सकता है कि हमारे समाज के मतलब वैसे कमजोर लोगों को सताया जाता है। मतलब किसके द्वारा? बताइए किसके द्वारा? हमारे समाज के कुछ दुष्ट लोगों द्वारा, ठीक है ना। जब उनका एज मान लीजिए बूढ़ा हो जाता है और जो सीधे लोग भी है ना वो बेचारा चुपचाप रहता है और भगवान भी नहीं बचाने आते हैं। तो जो मतलब है, जैसे मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है ना, जैसे मन वैसे लिख सकते हो। कोल्ड इंपॉसिबल हेड, देख लीजिए ये लास्ट लाइन क्या कहा जा रहा है, हमेशा पूछता है बउआ, याद रखिएगा, नाइटिंगल डम एंजल कम, याद रखिएगा नाइटिंगल एंजल आया, एंगल लिखा हुआ है, ये एंजल है, ठीक है ना, देवदूत, ये जब भी आया तो आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है। Cold impossible ahead, list the mountains lovely head, whose white waterfall could blaze, travelers in their last distress। travelers मतलब यात्री, यात्री कौन है जी? ओल्ड पर्सन, मतलब हम लोग यात्री, वी आर द ट्रेवलर्स, हम लोग यात्री हैं भैया, हम लोग यात्री हैं। मतलब कोल्ड इंपॉसिबल अहेड, कोल्ड का मतलब ठंडा, इंपॉसिबल मतलब असंभव, अहेड जैसे जैसे लाइफ में आदमी आगे बढ़ता है। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, मतलब देखो इस लाइन का मतलब ये है ना कि मनुष्य के जीवन में इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इच्छा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। कोल्ड इंपॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स, मतलब पहाड़ों जैसा इच्छा होता है, लेकिन उसको एक समय पर लगता है कि इस चीज को पाना असंभव है, इच्छाओं को पूरा करना असंभव है, इसलिए एक समय पर उसको लगता है कि अब हमारा इच्छा पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, जब वो वुज वाइट वाटरफॉल, लेकिन उसको बाद में ये बिलीव हो जाता है, उसको बिलीव हो जाता है कि हमारा जो जितना हमारा इच्छा है ना वो पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन कब वो लगता है? उसके अंतिम यात्रा में, जब वो मरने के कगार पर होता है ना, तो उसको लगता है ना कि एकदम से मतलब हमारा इच्छा पूरा नहीं होगा। सर समझ में नहीं है? अरे एकदम सिंपल है भैया, बहु एकदम सिंपल हो। देखा कोल्ड इंपॉसिबल हेड, यहां समझ, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड का मतलब क्या? उसके पास अनेक पहाड़ों जैसा इच्छाएं होता है, जो बाद में अंत में मृत शरीर, मतलब जब वो मरने वाला होता है ना, तो ऐसा उसको लग जाता है कि वो अब मेरा इच्छा पूरा होने वाला नहीं है। तो उसको ऐसा ब्लेस दिया जाता है, उसको ऐसा विश्वास दिलाया जाता है कि अब पूरा नहीं होगा, लेकिन कब? लास्ट डिस्ट्रेस यानी अंतिम यात्रा में। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर भी आपको बड़ा ही शानदार ढंग से समझ में आ गया होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे लगता है कि आप लोग को, मेरे भाई बहनों को प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगा। बढ़ चलते हैं चौथे चैप्टर की ओर। देखो मेरा यही है कि जब मैं बोल दिया 5 चैप्टर मतलब 5 मतलब 5, 4 मतलब 4, बस। ओड टू ऑटम, ओड का मतलब होता है गीत, ऑटम तो मतलब पतझड़ होता है भैया। देखो मैं एक बात बताता हूं, बहुत सारे ऐसे पोएट हैं ना, बहुत सारे ऐसे पोएट हैं जो यहां ऐसे चैप्टर को ऑटम के बारे में वो नहीं लिख सकते हैं, बहुत सारा स्प्रिंग के बारे में लिखते हैं। लेकिन जॉन कीट्स एक ऐसे पोएट हैं जो भाई ऑटम को भी इतना शानदार तरीके से लिखे हैं कि पढ़कर आपको मजा आ जाएगा एकदम से। देखो जॉन कीट्स और टू ऑटम, पूछेगा और टू ऑटम कौन लिखे हैं? जॉन कीट्स, ये रोमांटिक पोएट हैं। जॉन कीट्स और टू ऑटम जॉन कीट्स और टू ऑटम जॉन कीट्स। लीजिए चलिए इनके बारे में थोड़ा पढ़ा जाए। जॉन कीट्स 1795 टू 1821, बताइए 21 5 26 साल, 26 साल का बंदा जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, मात्र 26 साल में इनका मृत्यु हो गया। आदमी को 100 साल जीना जरूरी नहीं, आदमी एक दिन में ऐसा काम कर दे जिसे लोग 100 साल याद करे, ठीक है ना।
जॉन किट्स 1795 टू 1821, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट। ये बहुत सारे रोमांटिक पोएट्स में से एक थे, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के। was born at Moonfield, London. He studied Clark's School at Infield. Deeply interested in cricket and boxing. जो काफी इंटरेस्ट, इनका जन्म लंदन के मूनफील्ड जगह है हुआ था। ये क्लार्क्स स्कूल ठीक है ना, वहीं से पढ़े थे और क्रिकेट और बॉक्सिंग में काफी इंटरेस्टेड थे। He grew into a voracious reader, especially of Greek mythology. voracious जानते हो, भूखा। कोई कोई व्यक्ति होता है जिसको पढ़ने का भूख होता है, भैया ये भी उनमें से थे। इनको गजब पढ़ाई का भूख था, देख लीजिए, ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ते थे। ही इवन स्टार्टेड ए ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनीड, मतलब इन्होंने ट्रांसलेट किया वर्जिल के एनीड बुक को। हिज एम्बिशन टू बिकम ए पोएट वाज फायर्ड बाय हिज फर्स्ट एक्वेंटेंस विथ ए स्प्लेंडर फेरी क्वीन। इनका और भी ज्यादा एक इरादा बढ़ गया पोएट बने का जब ये किससे एक्वेंटेंस परिचित हुए, फेरी क्वीन के बुक से, ठीक है ना। हिज फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन 1814। इनका जो पहला पोएम था ना, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जो 1814 में क्या किया गया, पब्लिश किया गया। His first volume of poetry entitled Poems was published in 1817. His poem Endymion was well appreciated by Wordsworth. ये पूछेगा इनके कौन से पोएम को वर्ड्सवर्थ ने सराहा था, एंडीमियन। एंडीमियन को किसने सराहा था, तो क्या बताइएगा, वर्ड्सवर्थ ने। It was published in 1880. His odes on Ordelance, on a Gracian urn, to Psyche, to a Nightingale, on Melancholy and Ode to Autumn made him a great romantic poet. ये जितने भी पोएम है ना, सॉरी, इनको यही पोएम जो है भैया एक महान कवि बनाता है, सॉरी। तो आपसे यहां तक में मुझे नहीं लगता है 95 में जन्म, 21 में मृत्यु, रोमांटिक पोएट में से एक है। क्रिकेट बॉक्सिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड थे और ये जैसे जैसे आगे बढ़े भैया, ये तो 26 साल में इतना खतरनाक काम कर दिए। 100-2 साल जिए रहते तो हा, कितना लोग 100 साल 2 साल जीकर भी कुछ नहीं करते हैं। फिर कहा जा रहा है, देखना जरा ध्यान से, कहा जा रहा है कि ऑड टू ऑटम मेड हिम अ ग्रेट, हाँ ये तो पढ़ लिए, लिटरेचर हिम अ ग्रेट रोमांटिक लिटरेचर बनाता है। सो डिड लैमिया हाइपरियन किसके द्वारा लिखा हुआ, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई मैं बताता हूं, वीवीआई, ये लैमिया और हाइपरियन भी इनके द्वारा, जॉन किट्स के द्वारा। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1821, टीवी हो गया था, मर गए थे 26 साल की एज में। बट विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस, मतलब इन छोटे से जीवन में इन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया था, ठीक है ना, बहुत बड़ा, ठीक है। His, देखिएगा, his poem and letters have depth beneath their beauty and reflect his awareness of the pains and suffering of life. मतलब इनके जितने भी हम लोग पढ़ते हैं ना, चाहे पोएम हो चाहे लेटर हो, बड़ा गहराई से, बड़ा सुंदरता पूर्वक, उसमें दर्द भरा भी बातें रहता है, उसमें बताए हैं इन्होंने, ठीक है ना। इन द पोएम ऑड टू ऑटम, Keats describe the beauty and characteristics a spirit of autumn in a series of memorable picture. इस चैप्टर में कुछ मेमोरेबल पिक्चर के द्वारा इन्होंने ब्यूटी इन नेचर में क्या ब्यूटी है ऑटम का, उसके बारे में बताया कुछ मेमोरेबल पिक्चर के द्वारा। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे चीज़ें समझ में आ गया। यहाँ से पूछ सकता है कैसे मरे, ट्यूबरक्लोसिस से, कितने साल में, तो 26 साल में, 1821 में। लैमिया हाइपरियन भी इनका किताब है, ठीक है ना। याद रखना दोस्त, याद रखना, यहां तक याद रखना। बढ़ा जाए ना, अरे आओ भैया आओ, आज एकदम बस 3 ही स्टेंज आए, थोड़ा लंबा है। अरे कैसा भी हो, तुम्हारा भैया छोड़ेगा, बर्बाद करके रख देगा। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। चलिए आजा। जब से तुमसे शुरू ये कहानी हुई, आइए तो दोस्त, नहीं रेड वाला ही ले लिया जाए, पिंक वाला। कहा जा रहा है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। मेलो फ्रूटफुलनेस का मतलब होता है पके हुए फलों का, ठीक है ना। सीजन ऑफ मिस्ट मतलब कह रहे हैं पहला में कि ये जो ऑटम है ना भैया, ये सीजन ऑफ मिस्ट है, कोहरे का मौसम है। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, पके हुए फलों का ये सीजन है। भैया आप जानते हो कि ऑटम ऐसा नहीं है कि इसमें सारे फल होते हैं, लेकिन
कुछ पार्टिकुलर फल का एग्जाम्पल लेकर ही इतने शानदार तरीका से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको लगेगा कि भैया ये तो स्प्रिंग से भी बढ़िया है। ठीक है ना, देखना जरा। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैचरिंग सन, मतलब देखिए यहां बता रहे हैं कि ये दोस्त है। बॉजम फ्रेंड का मतलब क्लोज बॉजम फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र है। मैच्योरिंग, मैच्योर मतलब जानते हो परिपक्व। ठंडा के दिनों में पता है सूर्य कब परिपक्व होता है? जैसे जैसे दिन ढलता है, जैसे 7 बजा, 8 बजा, 9 बजा, 10 बजे, 11 बजा, 12 बजा तो और धूप तेज होता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो सीजन है ये कोहरे का सीजन है और पके हुए फलों का सीजन है। ये बॉजम फ्रेंड है, घनिष्ठ मित्र है। कौन? सन का। तो सन और कौन? ऑटम एक घनिष्ठ मित्र हैं और दोनों प्लान बना रहे हैं, एक योजना बना रहे हैं। कंस्पायर का मतलब योजना बना रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, मतलब एक योजना बना रहे हैं सूर्य और कौन जी? ऑटम, कि कैसे फलों को लोड किया जाए, लादा जाए, कैसे ब्लेस किया जाए। विद फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच इप्स रन। वाइन समझते हो, जैसे लतर टाइप का, कि चारों तरफ लतर ही लतर फैल जाए। क्योंकि देखो नीचे वाला जब लतर वाला फैलता है ना तो उसमें ज्यादा फल होता है, ज्यादा सब्जियां होता है। नहीं समझे? टू बेंड विथ एप्पल द मस्ट कॉटेज ट्री, भले एप्पल्स का पेड़ एकदम मस्ट कॉटेज ट्री, भले उसमें काई क्यों ना लगा हो, लेकिन उसको इतना ना उपजा दिया जाए कि उपजाने की वजह से वो क्या हो जाए? झुक जाए। क्योंकि जितना फल ग्रो होता है वो झुक जाता है। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ रिपनेस टू द कोर, और सभी फलों को उसके अंदर तक पका दिया जाए। ये दोनों योजना बनाते हैं, क्योंकि एक से तो होगा नहीं, ज्यादा ठंडा हो जाएगा वो भी प्रॉब्लम है, और ज्यादा इस मौसम में आपका सूर्य भी प्रकाश दे देंगे या न उगे वो भी प्रॉब्लम। इसलिए ये दोनों मिलकर अकॉर्डिंग टू जॉन किट्स योजना बनाता है। टू स्वेल द गॉड, गॉड जानते हो लौका, कद्दू, एंड प्लम द हैजल सेल्स, मतलब स्वेल का मतलब फुलाना, गॉड को ज्यादा से ज्यादा फुलाना, और हैजल सेल्स अखरोट वगैरह को प्लम्प करना, गुद्देदार बनाना, विद अ स्वीट कर्नेल, ताकि उनका बीज एकदम मीठा हो जाए। टू सेट बडिंग मोर, बडिंग जानते हो कलियों का ज्यादा से ज्यादा उपजाना चाहते हैं। स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, ठीक है ना, ताकि ये अगर जो कलिया फूल नहीं बने तो ये किसके काम आ जाए? बीज मतलब मधुमक्खी का काम आ जाए। Until they think warm days will never cease, for summers has overbrimmed their clammy cell. Clammy cell समझ में आता है जी? Clammy cell छाता होता है, जिसे आप देखे होंगे इस दिन में ना उन लोग का जो छाता होता है, जहां मधुमक्खी रहती है, उनका छाता गिरने लगता है भरकर, एकदम लबालब भरकर एकदम मध से गिरने लगता है। यानी पहला स्टेंजा में क्या बताया गया है जी? कुछ नहीं बताया गया है, बस ऐसे ही है सिंपल। क्या कि ये सीजन है मिस्ट का और मेलो फ्रूटफुलनेस का, जिसमें क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैचरिंग सन। कौन कौन दो दोस्त हैं? एक सन है और दूसरा कौन है दोस्त? एक तो सन है और दूसरा कौन है आप बताइएगा? तो ऑटम है। दोनों मिलकर षड्यंत्र रचाते हैं, कैसे फलों को लादा जाए, कैसे फलों को पकाया जाए, कैसे फलों को लत्तर वाले को राउंड थैच मतलब झोपड़ियों पर लादा जाए चारों तरफ, कैसे एप्पल को इतना ना ग्रो कर दिया जाए कि भले काई वाला क्यों ना पेड़ हो ये झुक जाए। एंड फील ऑल फ्रूट विथ रिपनेस टू द कोर, और ताकि मतलब ये भी बता रहे हैं कि फलों को एकदम फ्रूट विद द राइपनेस टू द कोर, मतलब एकदम फल को कोर तक पका दिया जाए, कोर तक अंदर तक पका दिया जाए। टू स्वेल द गॉड को बहुत ज्यादा स्वेल फुला दिया जाए। एंड प्लम द हैजल सेल्स अखरोट वगैरह को काफी गुद्देदार बना दिया जाए विथ अ स्वीट कर्नल, ताकि इनका बीज मीठा हो जाए। टू सेट बडिंग मोर, ज्यादा से ज्यादा कलियों को उपजा दिया जाए कि कली जो फूल ना बने वो बीज के काम आ जाए, बीज मतलब मधुमक्खी के काम आ जाए, और मधुमक्खी भी खुश रहे, कैसा दिन ना जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये भी चाहता है कि ऐसे दिनों में हमारा छत्ता और इसका जो ओवर ब्रिम्ड देयर क्लाइमी सेल है ना, ये भर कर एकदम लबालब इसमें से मध चूता रहे।
तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आ गया होगा, यहां तक आ गया होगा आप लोग को समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, एकदम आराम से समझ गए होंगे आप लोग। फिर कहा जा रहा है दूसरा में, सुनिएगा, सेकेंड स्टेंजा में ना, सेकेंड स्टेंजा में यहां ऑटम को ये उमैन मान रहे हैं, ऑटम को ये उमैन मान रहे हैं। ऑटम को क्या माना जा रहा है? उमैन माना जा रहा है। ऑटम को उमैन इसलिए माना जा रहा है ना, ताकि ये ऑटम को बताया जा रहा है, ऑटम को यहां बताया जा रहा है कि मतलब कि एक स्त्री लिया जा रहा है, स्त्री माना जा रहा है ऑटम को। स्त्री आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि ऑटम को इस चैप्टर में क्या माना जा रहा है, क्या माना जा रहा है, क्या माना जा रहा है, तो आप क्या बताइएगा, बताइए। तो ऑटम को क्या माना जा रहा है? एक स्त्री माना जा रहा है, ठीक है ना, स्त्री माना जा रहा है। एक सेकंड रुकिएगा। सॉरी, थोड़ा सा कॉल आ गया था। चलिए चलिए भाई, तो सेकेंड स्टेंजा में हम लोग चलते हैं। कर हु हैथ नॉट सीन दी का मतलब यू होता है, ऑफन मीट द स्टोर, मतलब ये कह रहे हैं कि कौन, हु हैज नॉट सीन यू, देखिएगा, ऑफन मीट द स्टोर, तुम्हें स्टोर में कौन नहीं देख सकता है। यहां ऑटम को क्या मान रहे हैं? स्त्री मान रहे हैं। ऑटम को क्या मान रहे हैं? स्त्री मान रहे हैं। तुम्हें कौन नहीं देख सकता है? तुम्हें कौन नहीं देख सकता है स्टोर में? स्टोर का मतलब जहां बीज वगैरह रखा जाए। समटाइम्स हुएवर सीक अब्रॉड मे फाइंड दी सीटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर, अरे तुम्हें जो बाहर खोजता है, समटाइम्स हुएवर जो खोजता है, सीक अब्रॉड जो बाहर खोजता है, तुम तो कहां बैठी हुई मिलती हो? ग्रेनरी फ्लोर पर, एकदम केयरलेस पूर्वक मिलती हो। यहां ऑटम को मानते हैं कि स्त्री सबसे पहले करे, तुम्हें कौन नहीं खोज सकता है? तुम्हें तो हर कोई जान सकता है कहां हो। अगर तुम्हें कोई खोजता है कहां पर? बाहर, विदेश, मतलब एब्रोड का मतलब बाहर ही समझेंगे। तुम आराम से बैठी हुई मिलती हो, केयरलेस पूर्वक बैठी हुई मिलती हो। कहां? ग्रेनरी फ्लोर पर। ग्रेनरी का मतलब अनाज वाले जगह पर। योर हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाई द विनोइंग विंड, तुम तो उस हवा में अपने बाल को लहराती हो जिस हवा में हम लोग ओसवन करते हैं। ओसवन देखले बड़ा जा, जब धान ओसवाता है तो खखरिया बाहर और ओरिजिनल धनमा मतलब मिल जाता है हम लोग को। और ऑन ए हाफ रिप्ड फ्यूरो साउंड स्लीप, देख लीजिए, ड्रॉज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज व्हाइल दे हुक स्पेयर द नेक्स्ट स्वाद एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स। अरे टेंशन मत ले, क्या कहा जरा देख तो तेरा भैया कैसे समझाता है। पहले यहां क्या कह रहे हैं? यहां मान रहे हैं कि आपका ऑटम जो है, ऑटम आपका क्या है? तो ऑटम आपका एक स्त्री है। इसमें ये बताने का प्रयास करें कि तुम्हें कौन नहीं ढूंढ सकता है, तुम्हें हु हैज नॉट सीन द एमिड द स्टोर, तुम्हें स्टोर में कौन नहीं ढूंढ सकता है। कुछ मतलब समटाइम्स हुएवर सीक अब्रॉड, मतलब जो कोई तुझे अब्रॉड में ढूंढता है, मे फाइंड यू सीटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर, तुम तो ग्रेनरी फ्लोर पर मिलती हो। दे हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, तुम उस हवा में भी अपने बाल लहराती हो जिस हवा में हम लोग ओसवन करते हैं। ऑन ए हाफ रिप्ड फ्यूरो साउंड स्लीप, तुम आधा कटे हुए मूढ़े पर मिलती हो। पूछ देगा कि ये कहां पर स्लीप करती हुई मिलती है? हाफ रिप्ड फ्यूरो पर। ये कहां पर क्या बोलते हैं, बैठी हुई मिलती है केयरलेस? ग्रेनरी फ्लोर पर। आसान है। ड्रॉग विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, पॉपीज होता है एक फूल जिसके मतलब जिसको सूंघ करना ये मदमस्त हो जाती है, जिसको ऐसा हुआ है कि नींद लगने लगता है, एक नहीं नशा टाइप का। वाइल द हुक, हंसुआ, स्पेयर द नेक्स्ट स्वैथ एंड ऑल ट्विन्स फ्लावर्स, और तुम इतने नशे में होती हो कि तुम उस फूल को भी काट देती हो जो बेकार का होता है। जैसे हमारे धान में बथुआ टाइप सुन ले बजा, बथुआ टाइप का होता है ना, तो वो भी काट दिया जाता है, मतलब वो भी होता है तो उसको छांट दिया जाता है। लेकिन ये कह रहे कि मदमस्त होने की वजह से तुम उसको भी काट देती हो फसल के साथ। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर दो डोस्ट कीप स्टडी द लैडन हेड अक्रॉस ए ब्रूक। सुनिए, ग्लीनर किसान,
ठीक है ना, कीप, अच्छा, और लैडन, लादना, ब्रुक मतलब छोटा करहा, मतलब कभी कभी तुम्हें उस किसान के सर पर जो लादा हुआ अनाज रहता है ना, उसमें भी देखा, ये कहां कहां इसको देखा जा सकता है, उसमें भी देखा जा सकता है कि जब वो किसी छोटे करहा को, छोटे जगह को, मतलब करहा को ही हम लोग बोलेंगे हिंदी में, पार करता है, तो उसके सर पर लदे हुए किसान के फसल में भी तुम दिखाई देती हो, तुम तो हर जगह दिखाई देती हो। और भाई साइडर प्रेस विथ अ पेशेंस लुक दो वाचेज द लास्ट यूजिंग आवर्स भाई। साइडर प्रेस का मतलब स्पेशल ऐसा मशीन जो सेव का जूस निकालता है, क्योंकि इस मौसम में ज्यादा सेव ही होता है। तुम्हें एक एक बूंद करके आवर्स बाई आवर्स देखा जा सकता है, घंटों भर, ठीक है ना, तुम उस जूस के अंदर दिखाई देती हो। यानी इस स्टेंजा में हम लोग कह सकते हैं कि पोएट कहना चाहते हैं भैया कि कहां कहां हम लोग देख सकते हैं किसको, ऑटम को। और ऑटम को ये लेडीज माने, फिर से देख लीजिए, तुम्हें कहां नहीं देखा जा सकता है, हर जगह देखा जा सकता है। तुम्हें कोई यदि इधर उधर खोजेगा तो तुम आराम से केयरलेस पूर्वक ग्रीनरी फ्लोर पर बैठी हुई दिखती हो। तुम अपने बाल को हवा में लहराती हो, कहां, कैसे, उस हवा में जिस हवा में हम लोग उसवन करते हैं। तुम आधा कटे हुए फसल पर, जैसे मूढ़ा जो नहीं धान का बच जाता है, उस पर भी स्लिप करती हो। और तुम उस फूल के, मतलब उस फूल के सूंघने से मदमस्त हो जाती हो और हंसुए के साथ उस फूल को भी काट देती हो जो अनावश्यक है, ठीक है ना। तुम उस किसान के बीज, मतलब अनाज में भी दिखती हो, जो किसान मान लीजिए एक जगह से दूसरे जगह जाता है अपने अनाज को लेकर, एक छोटे जगह को पार करता है, करहा टाइप के जगह को, ठीक है। और तुम वहां भी दिखती हो साइडर प्रेस पर भी, जहां जूस निकाला जाता है, एकदम पेशेंस लुक के साथ आवर्स बाई आवर्स तुम्हें देखा जा सकता है। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ, अब तीसरा में देखिए, सीधा यहां पर पोएट जो हैं ये सीधा वार करते हैं स्प्रिंग सीजन पर, ठीक है, कंपेयर करते हैं स्प्रिंग सीजन से। और क्या कहते हैं जरा समझना, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम दो हैज नॉट द म्यूजिक टू यार। करें कि बताओ इस मौसम में स्प्रिंग का सॉन्ग कहां है, कहां है स्प्रिंग का गीत, बताओ, वेयर आर दे, कहां है, थिंक नॉट ऑफ देम, उसके बारे में मत सोचो, दो यू हैव योर म्यूजिक टू, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा अपना गीत है, अपना गाना है, तो दूसर के बारे में काहे सोच रहे हो। जो लोग बोलते हैं ना कि इस मौसम में हम लोग को उसका गीत मिल जाएगा, वो गलत है, नहीं भैया, यहां इसका अपना म्यूजिक है। वाइल, अब देखिए क्या क्या बता रहे हैं, सुनिएगा, वाइल बियर्ड क्लाउड्स ब्लूम इन द सॉफ्ट डाइंग डे एंड टचेज द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू, जब शाम होता है, बियर्ड क्लाउड का मतलब जैसे आप देखते होंगे कि शाम का मौसम है ठंडा में, ठीक है ना, और थोड़ा सा एकदम सूरज का किरण खेतों में पड़ता है, जब सूरज का किरण खेतों में पड़ता है तो लालिमा आता है। ये कह रहे हैं कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे खेतों में गुलाब ही गुलाब बिछाया गया है, गुलाब ही गुलाब बिछाया गया है, बताइए, गुलाब ही गुलाब बिछाया गया है। देन इन ए वेलफुल क्वायर द स्मॉल नेट्स मॉर्न, देख लीजिए, क्वायर का मतलब झुंड, स्मॉल नेट्स, जब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी चिल्लाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे गीत गाया जा रहा है। Among the river shallows born aloft और sinking as the light wind leaves her dies, मतलब कर among the rivers, रिवर्स में shallows, देखिए shallows का मतलब थोड़ा समझना, ऐसे तो हम लोग जलकोभी भी कहते हैं, ऐसे तो हम लोग जलकोभी भी कहते हैं, एन अनहेल्दी येलो कलर, ठीक है ना, येलो कलर का वो वही क्या होता है, थोड़ा समझना है यहां पर, थोड़ा सा समझिएगा। अमॉन्ग द swallows born aloft और sinking as the light winds leaves her dies, मतलब पानी, ये कह रहे हैं कि जब रिवर्स में सैलोज बहते हैं, born aloft और sinking as the light wind leaves her dies, मतलब जैसे पानी में वो घास टकराता है ना तो एक आवाज आता है, साए 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 का, ऐसा लगता है जैसे उसमें से गीत सुनाई दे रहा है। बताइए, जब यहां पर ये बोल रहे हैं कि जब, ठीक है ना,
मॉर्न मतलब एक तरह से जब मच्छरों का झुंड भी गाता है ना, चिल्लाता है, तो ऐसा लगता है जैसे गीत गाया जा रहा है। यही सब गीत है। जैसे सूरज का किरण खेतों में पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ फूल ही फूल गुलाब का बिछाया हुआ है। बताइए। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर्न, जब पहाड़ी के एक साइड से फुल ग्रोन मेमना बोलता है तो ऐसे लगता है जैसे कि एकदम गीत गाया जा रहा है। बताइए। मेमना की आवाज को हेज क्रिकेट सिंग एंड नाउ विद द ट्रेवल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट। और देखिए हेज क्रिकेट जब झिंगुर भी बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई गीत सुना रहा है। द रेड ब्रेस्ट विसल फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट। रेड ब्रेस्ट, इस सब पक्षी का बात नहीं हो रहा है। रेड ब्रेस्ट, जिसका ब्रेस्ट रेड होता है, याद रखिएगा, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो भी जब गार्डन से विसल बजाता है तो ऐसा लगता है जैसे गीत सुनाई दे रहा है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, और गैदरिंग स्वेलोज गौरैया जब एक साथ ट्विटर करती है ना, चहचहाती है ऊपर में, तो ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ गीत ही गीत सुनाई दे रहा है। आया बात समझ में? तो ये था हम लोग का चैप्टर नंबर 4। एक बार इसको फिर से समझते हैं। पहला तो समझ में आ गया होगा, दूसरा भी, मतलब ये सीजन है फलों का, इसमें सीजन है पके हुए फलों का, कोहरे का। इसमें दोनों सन और ऑटम मिलकर षड्यंत्र रचाता है, कैसे फलों को लादा जाए, कैसे उपजाया जाए, ज्यादा से ज्यादा सेव को उपजाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लौके को उपजाया जाए, गुद्देदार बनाया जाए, बाकी सारा चीज ये समझ गए होंगे। दूसरा में आप ये समझ लीजिएगा, सेकेंड स्टेंजा में ये मान रहे हैं ऑटम को क्या, लेडी। कहां कहां इसे देखा जा सकता है, कहां कहां देखा जा सकता है, कहां कहां नहीं देखा जा सकता है, ये बता रहे हैं। और तीसरा में सीधा कंपैरिजन कर रहे हैं, किससे, स्प्रिंग से। और स्प्रिंग से कर कह रहे हैं कि उसके पास उसका म्यूजिक नहीं है, बल्कि उसके बारे में मत सोचो, तुम्हारा अपना म्यूजिक है। जैसे जब शाम होता है, ठीक है ना, सूरज का प्रकाश हल्का लालिमा आता है तो ऐसे लगता है जैसे चारों तरफ गुलाब का फूल ही फूल बिछाया हुआ है। बताइए। झिंगुर बोलता है तो लगता है कानों में गीत सुनाई दे रहा है। जब पानी में वो घास टकराता है तो ऐसा लगता है गजब कवि का भाव है। तो ये कवि का भाव है भाई, ठीक है ना। जब मेमना बोलता है, ठीक है ना, जब क्रिकेट, ये तो हो गया, रेड ब्रेस्ट भी चिहचिहाती है, विसल करती है, ठीक है ना, सीटी मारती है, तो ऐसा लगता है जैसे गीत सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। आइए अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5, और हमारा मिशन यहीं तक था। आइए थोड़ा समझ लेते हैं चैप्टर नंबर 5 तक। एन एपिटाफ का मतलब ऐसे कब्र होता है, ठीक है ना। देखिएगा, एपिटाफ का मतलब होता है जैसे किसी के याद में बनाया गया, ठीक है ना, उस पर कुछ लिखा जाता है। सबसे बड़ा एपिटाफ का एग्जाम्पल है ताजमहल, ठीक है, इतना जान लीजिए। एन एपिटाफ वाल्टर डिलामेयर, वाल्टर ढेलामार भी याद कर लीजिएगा। एन एपिटाफ, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, अभी तो कुछ पता नहीं चलेगा। ये बड़ा एक औरत से काफी मोहब्बत करते थे, ठीक है ना, उसको प्यार नहीं था लेकिन इनको काफी प्यार था। वो होता है ना कि दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है, उसी टाइप का इनका मोहब्बत था। कहा जा रहा है कि वाल्टर डिलामेयर, इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, एन एपिटाफ वाल्टर डिलामेयर 1873 टू 1956, 1873 से लेकर 1956 तक। वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट, इंग्लैंड। मतलब चार्ल्टन नामक गांव में, केंट शहर में, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट, मतलब वही है, केंट शहर के चार्ल्टन गांव में इनका जन्म हुआ जो इंग्लैंड में है। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4, देख रहे हो, जब ये मात्र 4 साल के थे तभी इनके पिताजी का मृत्यु हो गया। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन, जिसकी वजह से इनको लंदन जाना पड़ा। जिसके वजह से इनको कहां जाना पड़ा दोस्त, लंदन जाना पड़ा। देखते रहिएगा,
ठीक है। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न, सेंसिटिव संवेदना, कंसर्न चिंता विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल। सुपरनेचुरल जानते हो, अलौकिक। इनको बच्चों से ज्यादा प्रेम था क्योंकि इनको प्यार तो अपने पिताजी से मिला नहीं था, तो याद रखिएगा जन्म मृत्यु याद रखिएगा। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। दो किताबें, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई था। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलनकॉली। इन किताबों में भी, इन सॉन्ग्स में भी काफी दर्द है, इनके इन सॉन्ग्स में भी काफी दर्द है। ध्यान से देखिएगा। द पोएट मेक्स अस अवेयर, मतलब हम लोग को सचेत कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। आजकल के इनह्यूमन कंडीशन से जो अमानवीय विचार है ना, यहां से पूछ देगा क्या पोएट हम लोग को किस चीज से मना कर रहे हैं, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ से। ही सोज हिज जीनियस बाय इन्वेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। इनका पुराना विचार ही सही है। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। 1953 में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था। ठीक है, तो यहां से देखिए दोस्त मेरे भाई, क्वेश्चन पूछा जाएगा वाल्टर डिला मेयर ने कौन सा चैप्टर लिखा है, तो एन एपिटाफ। एन एपिटाफ किसके द्वारा, वाल्टर डिला मेयर। ठीक है, इनका जन्म 1873, मृत्यु 1956, 1953 में मिला है ऑर्डर ऑफ मेरिट क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा। ये इंग्लैंड के हैं। इनके पिताजी का मृत्यु तब हुआ जब ये मात्र 4 साल के थे। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई इनका 2 किताबें हैं, आप लोग रट लेना। इन्होंने हमें क्या बताया है, किस चीज से अवेयर किया है, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ से। ये पुराने विचार वाले पोएट हैं। तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। यहां समझिएगा क्या कहना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहां मरी पड़ी है, यहां पड़ी है एक बहुत ही सुंदर स्त्री। ऐसे मोस्ट ब्यूटीफुल से पहले द होता है, लेकिन यहां पर ए का यूज किया गया है। ये भाई बुक है, ये लिटरेचर है, यहां ग्रामर का कोई मतलब नहीं होता है। लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी। इसका लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट का मतलब ना, जो एक जगह मतलब एक जगह जो मन दिल नहीं लगाती है, उसे हम लोग बोलते हैं, जो मतलब जिसका चंचल स्त्री बोल सकते हैं, चंचल स्त्री। इसका थोड़ा सा मीनिंग देख लो क्या दिया हुआ है इंग्लिश में, देखिए। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हियर एंड देयर एंड हैड, मतलब जिसको आदत है यहां से वहां बात करने का, नहीं होता है वैसे को बोला जाता है लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। मतलब सुंदर तो थी लेकिन इसका विचार सुंदर नहीं था, और विचार सुंदर नहीं है तो आप सुंदर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, देखिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी। मतलब यहां मरी पड़ी एक सुंदर स्त्री, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी, लेकिन उसका जो दिल दिमाग था ना, वो यहां से वहां जाने का था। स्वच्छंद विचार करने वाली नारी थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। देख लो, पोएट कह रहे कि मुझे लगता है कि वो सबसे सुंदर स्त्री है। हे भैया, पोएट को क्यों लगती है सुंदर? बिकॉज ही लव्स हर वेरी मच। बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। प्यार करने से ना कोई भी व्यक्ति सुंदर लगता है, चाहे लड़की कितनी भी बदसूरत नहीं क्यों ना हो, आप प्यार करिएगा तो आपको सुंदर लगने लगेगी। चाहे कोई लड़का कितना भी करियट क्यों ना हो, आप लड़की प्यार करेगी तो लड़का ठीक लगे। ये प्यार है, ये असल वाला प्यार है, आजकल का नहीं। आजकल तो पैसे से प्यार है। प्यार में सूरत नहीं सीरत देखा जाता है। दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। देख रहे हो, सीधा कह रहे हैं कि मुझे लगता है इतनी सुंदर स्त्री है, दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो शायद ही इतना सुंदर स्त्री पूरे वेस्ट कंट्री में होगी। समझ रहे हो, बहुत बड़ा लाइन है ये।
बट ब्यूटी वेनिसेज, ब्यूटी पासेज, बाद में ये भी कह रहे हैं बट ब्यूटी वेनिसेज, लेकिन ब्यूटी गायब हो जाता है, ब्यूटी पासेज, ब्यूटी गुजर जाता है, खत्म हो जाता है। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, चाहे कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, कोई कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसका ब्यूटी एक दिन में खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ब्यूटी नहीं टिक पाता है। एंड वेन आई क्रम्बल, ये कह रहे हैं कि वेन आई क्रम्बल, जब मैं क्रम्बल हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस वेस्ट कंट्री के लेडी को कौन याद करेगा। मैं जब तक जिंदा हूं मैं याद कर रहा हूं, अगर मैं मर जाऊंगा तो इस लेडी को कौन याद करेगा। आ रहा है बात समझ में? मतलब यहां ये भी थोड़ा नाराज है, क्योंकि ये प्यार करने वाले इस लेडी से एक ही है जो मरने के बाद भी प्यार कर रहे हैं। देख लो देख लो, कोई जीते जी नहीं करता है, फिर भी करे कि जब मैं मर जाऊंगा, वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस लेडी को कौन याद करेगा। यानी यहां से कहा जा रहा है कि यहां मरी पड़ी हुई है एक स्त्री जिसका मन ठीक नहीं था, सुंदर थी, मन ठीक नहीं था। मुझे लगता है, आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मुझे लगता है कि वो सबसे सुंदर स्त्री है, ठीक है ना, दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, पूरे वेस्ट कंट्री में, ठीक है ना, सुंदर थी लेकिन उसका विचार बढ़िया नहीं था। फिर करें बट ब्यूटी वैनिसेज, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बट ब्यूटी वैनिसेज, सुंदरता गायब हो जाता है, सुंदरता खत्म हो जाता है। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, चाहे कितने भी दुर्लभ हो, चाहे कितने भी सुंदर हो। एंड वेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा तो तुझे कौन याद करेगा। हे सुंदर स्त्री, मैंने अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया, मैंने अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया। मैं ये बोलकर आज आप लोग को क्लास स्टार्ट किया था कि मैं 5 चैप्टर पढ़ाऊंगा, मतलब पढ़ाऊंगा, इस बीच जो आएगा वो नहीं बचेगा, ठीक है ना। और मैंने ये कंप्लीट कर दिया है 1 घंटा 20 मिनट में। तो आप सब लोग को कमेंट्स का बरसात करना है दोस्तों। यार वीडियो बनाने में टाइम लगता है, थोड़ा सा 2-4 मिनट और मैं लूंगा। कौन कौन क्वेश्चन आप लोग को याद करना है मैं काट देता हूं। इस चैप्टर से मात्र 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ये आपका 4 और 5 देख लो, ये 4 और 5 हमेशा पूछा जाता है। कौन कौन सा, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, मैं बता भी दूं आंसर क्या, आप लोग कमेंट करके बताना, ऐसे बता दोगे क्या सोचते हैं। तो ब्यूटी इज नॉट फॉर एवर, इट विल पास आफ्टर सम टाइम। व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही से एंड व्हेन आई क्रम्बल, इसका मतलब क्या है कि जब मैं मर जाऊंगा, इसका मतलब क्या है। दोनों लास्ट वाला चौथा चैप्टर पर आते हैं, चौथा चैप्टर पर आते हैं दोस्त। चौथा जो चैप्टर है आप लोग का ना, ये जो चैप्टर है इसका जो क्वेश्चन आंसर है मैं बताता हूं, जो हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाएगा। एक तो आपका इन व्हाट सेंस डज द सन कंस्पायर विथ ऑटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग, ये तीसरा। और 5वां वीवीआई लिखते जाना, कॉपी निकालो और लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है। तीसरा पर आते हैं, तीसरा चैप्टर पर आते हैं दोस्त। तीसरा चैप्टर में मैं बता रहा हूं हमेशा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम माइजरेबल, कैसे बन जाता है। तो जैसे जैसे वो बूढ़ा होता है, ठीक है ना, ये हो जाता है। और एक पूछा जाता है, ठीक है ना, जो हमेशा 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 हमेशा, ठीक है ना, हाँ ये वाला, हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव। ये एक 3 और एक 8, एक 3 और एक 8। आप लोग कॉपी निकाल लेना और लिख लेना, कॉपी निकालना और लिख लेना। दूसरा चैप्टर का बात किया जाए, दूसरा चैप्टर का बात किया जाए मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। ये तो भाई क्वेश्चन इतना बार पूछा हुआ है, इतना बार पूछा हुआ है। व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन समर, स्पीयर ऑफ समर ग्रास वाला जो था, ठीक है ना, एक ये भी, ठीक है ना, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। पहला चैप्टर पर आते हैं, जाते हो परदेस से पिया, जाते ही खत लिखना। क्वेश्चन आंसर कहाँ है इसका।
अच्छा इधर होगा, इधर इधर ये देखो, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड, ये क्वेश्चन पूछता है। और एक ये पूछता है हाउ डू साइंग एंड वीपिंग वाला, और कहा गया फीबल वाला, हाँ व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल। 4 6 7। तो इस तरह से आपके भाई ने आपका पूरा का पूरा चैप्टर 1 to 5 कंप्लीट कर दिया। अगला सेशन में 6 to 10 कंप्लीट करूंगा। आप लोगों से वादा है, वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। चलिए जय हिंद।